स्वाति है, सपना है और भी बहुत बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी छात्रों को यहां देखकर मन से एक ही बात निकलती है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास बहुत खास। तो अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास के सिलेबस को, तो भाई प्राचीन इतिहास के सिलेबस में जो हमारा पूर्व ऐतिहासिक समय था, स्टोन एज था, कैसे था, क्यों था, वो हम कर रहे थे। अब इसी के अंदर एक समय की शुरुआत होती है जिसको कहा जाता है कॉपर एज। तो अब कॉपर एज की स्टार्टिंग होगी तो फटाफट से रेडी हो जाएगी। किस चीज की स्टार्टिंग होगी? कॉपर एज की स्टार्टिंग होगी। अच्छा, मैंने यहां इनके बारे में बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड किस प्रकार से था, ठीक है। पूरे पैलियोलिथिक पीरियड को मैंने बताया कि इसके साक्ष्य हमें कहां कहां से देखने को मिले। इसके बाद मैंने आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया। देन हम मेसोलिथिक एज पर आ गए। देन फिर मैंने आपको मेसोलिथिक एज की साइट्स के बारे में बताया, जैसे चौपानी माडो आपको देखने को मिला, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। एक बच्चा कह रहा था सर चौपानी माडो नहीं बताया। लाडले ये देखो चौपानी माडो है, किसी बात करते हो आप। इसके बाद नियोलिथिक एज में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा की, इस सब की चर्चा की। ऑस्ट्रिच के बारे में बताया कि भाई वो पूरा पाषाण काल का है, ऑस्ट्रिच है ना, बढ़िया। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फायर के ऊपर मैंने चर्चा की, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नियोलिथिक एज के अंदर जो स्थान है उनके बारे में चर्चा की। और इस सब को पूर्ण करने के पश्चात आज मैंने कहा था कि अगर मैं डिवीजन की बात करूं, ठीक है, एक सेकंड रुकना और ये देखना कि जो डिवीजन मैंने अपने हाथ से डिवीजन किया है, मैं उस डिवीजन को ही मान्य मानता हूं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, आपका बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जो पाषाण काल है, प्री हिस्टोरिक एज का पाषाण काल कंप्लीट हो गया है। तो अब प्री हिस्टोरिक एज का ताम्र काल हम स्टार्ट करेंगे, जिसको कैलियोलिथिक एज कहा जाता है या जिसको ताम्र काल बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, आग की खोज हो गई? आए हाय, आग तो उनकी बातों से लगती है जब वो मुस्कुरा के बोलती हैं, आए हाय। चलो मजे मत लो बहुत ज्यादा, इतनी भी मजे ठीक ना है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। चलो सर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाते? भैया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मॉडर्न में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे हेडिंग डाल दीजिए कांस्य युग, कॉपर एज कांस्य युग, हेडिंग डाल लीजिए। कांस्य युग हेडिंग डाल लीजिए, कॉपर एज, कांस्य युग, कॉपर एज, कांस्य युग या कॉपर एज, कांस्य युग या हेडिंग डाल लीजिए कॉपर एज, कॉपर एज, कॉपर एज, कांस्य युग, कॉपर एज, ठीक है। इसको कॉपर एज क्यों कहा जाता है? ये एक बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार हम इसको ताम्र पाषाण युग क्यों कहते हैं। इसको कांस्य युग, कांस्य तो ब्रॉन्ज होगा, ताम्र युग, सॉरी, ठीक है, ताम्र, ताम्र पाषाण युग इसको क्यों कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग इसको क्यों कहा जाता है? तो बाबू ताम्र पाषाण युग पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय, क्योंकि इसी समय तांबा मनुष्य के द्वारा खोज लिया गया। मनुष्य ने खोजा तांबा, मनुष्य ने खोजा, क्योंकि इसी समय आप देखेंगे कि तांबे की डिस्कवरी हुई, इस वजह से ऐसा यहां पर देखने को मिला। तो मनुष्य के द्वारा जो पहली धातु ढूंढी गई है वो आपकी तांबा देखने को मिलती है, और जो पहली मिश्र धातु ढूंढी गई है वो कांसा देखने को मिलती है। बात को समझना, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया? डिस्कवरी ऑफ कॉपर यहां हो चुकी थी, ऑफ कॉपर यहां हो चुकी थी। अगर आपसे पेपर में सवाल आ जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को ढूंढा, तो आप मुझे बताएंगे कि ये तांबा था। लेकिन अगर मैं बात करूं मनुष्य ने सबसे पहले किस मिश्र धातु को ढूंढा, तो वो कांस्य था। लिखिए, सबसे पहले जो धातु ढूंढा गया, सर्वप्रथम ढूंढा गया धातु, सर्वप्रथम धातु कौन सा ढूंढा गया? धातु, धातु, ठीक है। फर्स्ट मेटल, फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल कौन सा था? मेटल कौन सा था? फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल आपका कौन सा था? तो भाई फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल दैट इज कॉपर। लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड अलॉय कौन सा था? सर्वप्रथम मिश्र धातु। जो मिश्र धातु था वो कौन सा था? मिश्र धातु, मिश्र धातु को बोलते हैं बाबू अलॉय, तो वो था कांसा, दैट इज ब्रोंज,
ब्रॉन्ज अर्थात कांसा, कांसा। ये था तांबा, तांबा, ये कांसा था, ठीक है, और ये तांबा था। लेकिन यही अगर मैं बात करूं तो सर फिर लोहा कब ढूंढा गया? भैया लोहा जो ढूंढा जाता है वो ढूंढा जाता है वैदिक एज में। बट जो, अच्छा डायरेक्टली याद रख लेना कि लोहा कब ढूंढा जाता है सर, वो वैदिक एज में ढूंढा जाता है। ठीक है सर, याद रखेंगे। अब सर कॉपर एज के बारे में अगर हम बात करें, सर कॉपर एज की आप बात कर रहे हैं, इसको कॉपर एज नाम क्यों दिया? क्योंकि इस समय कॉपर की खोज हुई थी। इसको चैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कैलोलिथिक बोलते हैं या चैल्कोलिथिक बोलते हैं। चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक पीरियड इसको बोला जाता है, चैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण युग। तो इसके बारे में ये जानकारी मिलती है। इसका जो टेन्योर है वो 3000 से लेकर 2000 के बीच में आता है। इसका जो कार्यकाल है, या इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके अवशेष कितने पुराने हैं, इसके अवशेष कितने पुराने हैं, कितने पुराने हैं, अवशेष कितने पुराने हैं, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है, टाइम पीरियड, तो बाबू इसके जो टाइम पीरियड है ना वो लगभग लगभग आपका 3000 से लेकर 2000 बीसीई के अधीन है, बीसीई के अधीन है। अब वही बात है कि बीसीई क्या है, तो ये पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, मजबूत। अब पता बात क्या होती है, ताम्र काल जब हमारा शुरू हुआ तो उसमें कोई एक संस्कृति नहीं थी, बहुत सारी संस्कृतियां थी। कौन कौन सी संस्कृति ऐसी थी जो इस युग में आपको देखने को मिलती है? जैसे बनास संस्कृति इसमें देखने को मिलती है, कायथा देखने को मिलती है। तो इस युग से संबंधित प्रमुख संस्कृतियां, इस युग से संबंधित प्रमुख संस्कृतियां, इस युग से संबंधित, युग से संबंधित प्रमुख संस्कृतियां, संस्कृतियां। तो इस युग से संबंधित प्रमुख संस्कृतियां, मेजर संस्कृतियां रिलेटेड टू दिस एरा, तो आप इस चीज को लिखेंगे, मेजर सिविलाइजेशन। संस्कृति का मतलब है सिविलाइजेशन। जैसे आप कहते हो ना कि बिल्कुल सभ्यता नहीं है तुम्हें, है बिल्कुल संस्कृति नहीं है तुम्हारी, क्या संस्कृति है तुम्हारी, तो वो जो बात आती है वो संस्कृति होती है। तो इसमें आप लिखेंगे कि वो संस्कृति कौन सी है। तो मेजर सिविलाइजेशन, ऑफ, ठीक है, कैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक पीरियड, पीरियड। तो चलिए बात करते हैं। तो बाबू इसमें सबसे पुरानी जो आपको देखने को मिलती है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट देखने को मिलती है, दैट इज बनास संस्कृति। बनास संस्कृति आपको राजस्थान के एरिया में देखने को मिलती है, जो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, दैट इज बनास संस्कृति। अरे भाई क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। अगर ये क्लास रिकॉर्डेड होती तब भी ना सर्वप्रथम धातु कॉपर ही मिलता। ठीक है, बात को समझो थोड़ा। योगेंद्र यहां पे ध्यान दो। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया, यहां संस्कृति आपको देखने को मिलती है बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति कहां पे है सर? राजस्थान में, और राजस्थान में बनास संस्कृति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद कायथा, मालवा, कायथा, कायथा, मालवा, कायथा संस्कृति, मालवा और जोरवे, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, और जोरवे संस्कृति, जोरवे, जोरवे, जोरवे संस्कृति। तो ये वो संस्कृतियां हैं जो प्राचीन तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो अब इसमें ये भी मध्य प्रदेश की है, ये भी मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र की है। ये कहां की है आपकी? महाराष्ट्र की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ये नवादा टोली में आपको देखने को मिलती है, जो मालवा है ये नवादा टोली में देखने को मिलती है, नवादा टोली में आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, नवादा टोली में। और ये जो जोरवे संस्कृति आपको देखने को मिलती है सर, ये महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में इनाम गांव एक जगह है, वहां पर इनाम गांव एक जगह है, इनाम गांव एक जगह है। इसको नोट करिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। बनास, बनास संस्कृति है तो बनास सिविलाइजेशन, यहां कायथा, कायथा, और यहां मालवा, और यहां जोरबे। ठीक है, तो इनको फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी में जो आपको देखने को मिलती है, इसी में आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, तब सारी बातें आपको ये समझनी है कि ये जितनी भी संस्कृतियां आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी संस्कृति वो हैं जो आपको ताम्रपाषाण युग के अधीन देखने को मिलती हैं। अब इन सब के बारे में चलिए हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं कि इनकी बातें किस तरीके से रहेंगी। बनास कहां पर है? बनास राजस्थान, राजस्थान भाऊ, ये राजस्थान है रे। ये लो जी, क्या है? ये राजस्थान है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के बारे में नेक्स्ट, कि भाई इसके बारे में कई बार आपसे डाउट पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो कई बार समय सीमा का निर्धारण कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा किया जाता है। ये बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनिए तो आप सुनिए। ठीक है, समय सीमा का निर्धारण। ठीक है, कोई सभ्यता कितनी पुरानी है, कोई सभ्यता कितनी पुरानी है, कोई सभ्यता कितनी पुरानी है। हाउ मच अ सिविलाइजेशन इज ओल्ड, हाउ मच अ सिविलाइजेशन इज ओल्ड, civilization is old, how much a civilization is old, कि भाई एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है। हाउ मच ए सिविलाइजेशन इज ओल्ड, एक सभ्यता कितनी पुरानी है, कोई सभ्यता कितनी पुरानी है, ये है पॉइंट। तो यह C14 कार्बन डेटिंग, डेटिंग द्वारा ज्ञात किया जाता है, डेटिंग द्वारा ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। अब ये कार्बन डेटिंग कैसे कर लेता है, क्या है ये प्रोसेस बेसिकली? चलिए देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये कार्बन डेटिंग आखिरकार क्या प्रणाली है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसीजर है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जितने भी अवशेष मिले हुए होते हैं उस समय के अवशेषों में देखा जाता है कि कार्बन एटम कितने पुराने हैं। कुंदू मेरे भाई, इसमें क्या देखा जाता है कि भैया जो भी अवशेष मिलते हैं, प्राप्त अवशेषों, प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण करते हैं, का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण करते हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि भाई वो चीज कितनी पुरानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट स्टडी ऑफ, ठीक है, एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लॉजिकल एविडेंस, कि जैसे अब जैसे मान मेरी, क्या मेरी कार्बन डेटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं कार्बन का बना हुआ हूं, ठीक है, मैं कार्बन का बना हुआ हूं, इसलिए मेरी कार्बन डेटिंग हो सकती है। जितनी भी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी कार्बन की बनी हुई है। मैं, आप सब, जैसे मार्कर, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इन सब की कार्बन डेटिंग हो जाएगी, किसका? कार्बन के एटम्स जो हैं वो कितने पुराने हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर C14 जो टेक्नोलॉजी है कब आई थी? भाई ये 1940 में डिस्कवर की गई थी मार्टिन कार्नन के द्वारा, मार्टिन कैमन के द्वारा, मार्टिन कैमन के द्वारा 1940 में। मार्टिन कैमन ने, कैमन, मार्टिन
कैमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मार्टिन कैमन के साथ साथ सैमुअल रूबेन भी साथ में थे। सैमुअल रूबिन भी साथ में थे। सैमुअल रूबेन, सैमुअल रूबेन, सैमुअल रूबेन भी साथ में थे। तो मार्टिन कैमन एंड सैमुअल रूबेन 1940 में डिस्कवरी करते हैं किस चीज की? C14 टेक्नोलॉजी की। ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की वो यहां पर डिस्कवरी करते हैं। क्या आप समझ पाए? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा, अगर मैं इसी में बात करूं तो जो सबसे फेमस आपको ताम्रकालीन सभ्यता देखने को मिलती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम अब उसको ब्रीफ में अध्ययन करेंगे। तो अब हम उसका ब्रीफ में एकदम, या ब्रीफ छोड़िए उसको ना, हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। उसकी सबसे विशेष सभ्यता के तौर पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। अब हम उसी की चर्चा करेंगे। हाँ सर, जैसे सीआईडी वाले पता लगाते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है। सीआईडी से कभी तो बाहर आ जाओ। सीआईडी, ठीक है सर। ये कह रहा है सर सेल्स का क्या? अरे भाई, सेल्स से तो बने ही होते हैं हम सब। ह्यूमन ऑर्गन्स का जो सबसे यूनिट डिजिट है दैट इज सेल। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद टिश्यू यानी ऊतकों से हमारे शरीर के हिस्से बने होते हैं। तो रामायण का टाइम पीरियड क्या है भैया? रामायण भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा मंगल भवन न मंगलहारी द्रवहु सुदसरित अचिर बिहारी। लेकिन वो तब बताया जाएगा जब आप शांति रखेंगे। अभी सभ्यता, अभी लिखना पढ़ना शुरू नहीं हुआ है। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि लिख भी पढ़ सकते हैं। अभी तो चीते बने घूम रहे हैं लोग भाई, समझो आप। आगे बढ़िए। तो इसकी सबसे पुरानी सभ्यता हमें देखने को मिलती है इंडस वैली सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इसके बारे में अभी ये लिखा हुआ है कुछ, इसको अभी आप ध्यान नहीं देंगे। सीधे तौर पर आप यहां पर जो मैं बताऊं उस पर सीधे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मैं एक बार मिटो देता हूं, ये वाले हिस्से को। अब सीधा ध्यान दें इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता, आप हेडिंग डाल लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता की बात करते हैं। इंडस वैली, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अन्य नामों के बारे में बात करिए। इसको हम कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, इसको हम कांस्य सभ्यता, अन्य नाम है ये इसके, अन्य नाम, अन्य नाम, अदर नेम्स। इसको हम कांस्य सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो एक तो कांस्य सभ्यता हो गया, दूसरा प्रथम नगरीय सभ्यता हो गया, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सभ्यता। और एक और नाम दिया जाता है मेहुला। मेहुला भी इसको कहा जाता है। क्या? मेहुला भी इसको कहा जाता है, मेहुला सभ्यता, मेहुला सभ्यता भी इसको कहा जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह लो। भाई ऐसे तो मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कह लो, है? ऐसे तो कालीबंगा सभ्यता भी कह लो, लोथल सभ्यता भी कह लो। दरअसल हड़प्पा इसका एक हिस्सा है। बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी ही नाम क्यों दिया गया? दरअसल इस सभ्यता का जो विकास है, ठीक है। अच्छा, इसको मेहुला सभ्यता के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि इसको मेहुला सिविलाइजेशन कहां कहा गया है। मेहुला सिविलाइजेशन इसको हम कहां कहते हैं? भाई इसको मेहुला सिविलाइजेशन जो कहा जाता है वो मेसोपोटामिया में कहा जाता है। मेसोपोटामिया में इसको मेहुला सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज आपने देख ली, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम यहां देखते हैं कि एक कह रहा है सिंधु के अवशेष कहां मिले। अरे कभी अभी मांग बढ़ेगा, कभी डट जा भाई, आगे आएगा। ठीक है, तो अब यहां पहले ध्यान दे लो यार, तुम मजे बहुत लेते हो तुम। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझो कि इसके अंतर्गत कई सारी चीजें होती हैं। एक बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये जो सभ्यता है इसके बारे में हमें बताइए, इसके बारे में हमें बताइए कि पूर्णतः इसको कितना पुराना माना जा सकता है, इसको कितना पुराना माना जा सकता है।
इसकी जो एज है वो कितनी बताई जाती है, कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है? हाउ मच ओल्ड, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड इट इज, हाउ ओल्ड इट इज, ये कितनी पुरानी है? सर 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच में आपको देखने को मिलती है, बीसी के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है कई बार कि सर इसके अंदर, भाई देखो जो बच्चे सोच रहे हैं सर काश से ये यार ब्रॉन्ज इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। इंग्लिश में यार इसके नाम यही होंगे, चेंज नहीं होंगे। इसको सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, सरस्वती सिविलाइजेशन बोलेंगे, सिविलाइजेशन। तो नाम चेंज नहीं होते हैं। ये सुमेरियन, तो इतना पुराना इसको माना जाता है। अब इसमें एक चीज आपको समझनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलती है कि भाई आईआईटी खड़गपुर कुछ और ही कहता है, आईआईटी खड़गपुर की कुछ और थ्योरी है। तो इसमें आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर किस राज्य में है बताओगे एक बार? आईआईटी खड़गपुर की एक रिसर्च पेपर है, तो इसकी रिसर्च में कुछ और ही लिखा हुआ है। आईआईटी खड़गपुर की रिसर्च कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता 8000 साल पुरानी है, 8000 साल पुरानी है। और वो कहते हैं कि मिस्र की सभ्यता 7000, मेसोपोटामिया की 6500। वो कहते हैं कि ये जो सभ्यता लगभग 8000 है, लगभग 8000 साल पुरानी है, ईयर्स पुरानी है। ठीक है, इसके बाद मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी जो आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ये लगभग आपकी 7000 वर्ष पुरानी है। और जो आपको लेटेस्ट सभ्यता देखने को मिलती है, जिसको बहुत ज्यादा कई बार फेमस भी माना जाता है, दैट इज मेसोपोटामिया, जो यूरोप में है। मेसोपोटामिया, पोटामिया, मेसोपोटामिया कहा जाता है कि मेसोपोटामिया 6500 वर्ष पुरानी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी हुई। ठीक है, चलिए, तो ये चीज इसमें कही जाती है कि तो इसका मतलब ये तो बहुत पुरानी हुई। हाँ, बट हम जो कंसीडर करते हैं, एनसीईआरटी जो कंसीडर करता है वो एनसीईआरटी इसको कंसीडर करता है, एनसीईआरटी इसको मानता है। अब इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? आईआईटी खड़गपुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। अब बात आती है कि आखिरकार इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? इसके नाम के पीछे कारण क्या है? नाम के पीछे क्या कारण है? क्या कारण था? नाम के पीछे क्या कारण था? रीजन बिहाइंड द नेम, रीजन बिहाइंड नेम, नेम। तो इसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा? इसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है, इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप देखते हैं इंडिया के अपर लेवल मैप को, मैं एक मिनट जूम कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे इमेज क्रिएट कर पाऊं। जब आप इंडिया के अपर लेवल मैप को देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो इंडिया का अपर लेवल मैप आप देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको मैप दिखाई देता है। तो यहां से कुछ रिवर्स निकलती हैं, जो कुछ इस प्रकार से होकर निकलती है एक रिवर, और वो इस तरीके से अरब सागर में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं। तो ये जो रिवर है, ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है सिंधु रिवर। इस रिवर का नाम है सिंधु रिवर, जिसका जिक्र हमारे वेदों में भी है। इसका नाम है सिंधु रिवर, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के साथ साथ यहां पर 7 रिवर्स और भी थी। सिंधु नदी के साथ साथ यहां 7 रिवर्स और भी थी, जिस कारण से इस क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधु क्षेत्र। यह हमारे वेदों में इस क्षेत्र को सप्त सिंधु बताया गया है। क्या आप बात को समझ पाए? इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इस नदी के आसपास जो बसापत के क्षेत्र थे, इस नदी के आसपास जो बसापत के क्षेत्र थे, यहां पर लोग बसे। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जो मैंने अभी यहां क्रिएट करा,
ठीक है, तो लगभग ये जो एरिया है, यही एरिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। ठीक है, यही एरिया क्या कहलाया भाई, यही एरिया सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। इस सिंधु नदी के आसपास ये बसा करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ सिंधु घाटी थी, यहां बहुत सारे और भी थे। ठीक है, तो यहां बहुत सारी और भी रिवर्स थी, जैसे यहां पर आपको देखने को मिलती है दूसरी रिवर। ठीक है, वो इस तरीके से करके इसमें मिली है, यहां आपको और रिवर्स देखने को मिली है। ठीक है, और कुल मिला के इसके अंदर जो टोटल रिवर्स आपको देखने को मिल रही थी, वो 7 रिवर आपको देखने को मिल रही थी। 2 रिवर आपकी यहां से भी निकलती हैं। ठीक है, यहां से भी इसमें 2 रिवर आपकी निकलती हैं। तो इस 7 रिवर्स के कारण इस क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था, और इसी वजह से इस पूरे एरिया को क्या नाम दिया गया, सप्त सिंधु क्षेत्र इसको नाम दिया गया। ठीक है, चलिए सर, यूपी तो सिंधु से बहुत दूर था, बट स्टिल वहां पर बसापत थी। जो आलमगीरपुर मेरठ वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, वेस्टर्न यूपी जो देखने को मिलता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है। सर क्या इसका मतलब ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी? जी हां, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, मेजरली लोअर पोर्शन में। लोअर पोर्शन में फैले होने का अलग रीजन था। ये लोअर पोर्शन में बहुत ज्यादा फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि डेल्टा बेसिन में जीवन यापन करना बहुत आसान होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है, कंसिडर करना। तो भाई इसके नाम के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि इसकी बसापत, इस चीज को लिखना, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी के किनारे हुआ। सिंधु नदी के किनारे था, इस वजह से इसका नाम ये था। सेटलमेंट वॉज नियर बाय टू सिंधु रिवर। सेटलमेंट वॉज नियर बाय टू सिंधु रिवर। सेटलमेंट वॉज नियर बाय टू सिंधु रिवर, इस वजह से ऐसा होता है। नोट करिए इसको फटाफट से। ठीक है, चलो अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई हम उस पर बात करते हैं। इसको नाम किसने दिया, कैसे मिला, फटाफट बताइए, नोट करिए, फिर मैं बात करता हूं आखिरकार हमें कैसे पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर मैं उसकी बात करूं। अगर आप थोड़ा सा धावस धर लोगे, धावस धरने का मतलब मेरा है क्या, मतलब थोड़ा सा अगर आप डट जाओगे ना, हल्का सा, मतलब आप डट गए, तो उसके बाद जितने भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना, आपके मन में बहुत कम डाउट है अभी, उन सभी डाउटों को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी। सबसे पहली बार इसको चार्ल्स मैसन ने ढूंढा था, जॉन मार्शल ने नाम दिया था। जॉन मार्शल तो बहुत चिल्ड्रन आदमी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। अरे मेसोपोटामिया भी बाबू सभ्यता है, ये भी सभ्यता है, ये सब सभ्यताएं हैं, अलग अलग जगह ये विस्तृत हुई हैं, ये सब सभ्यताएं हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं, क्या है इसका मतलब, उसको भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो। यहां पे हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन या इसके हिस्ट्री के बारे में। यहां से इसके एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन यानी इसके एक्सपेंशन की बात यहां कर सकते हैं, बट एक सेकंड लाडले, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सभ्यता की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हेडिंग है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइजेशन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा था, मतलब साक्ष्य मिले थे उनको। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन को इसके साक्ष्य मिले थे, चार्ल्स मैसन को इसके साक्ष्य मिले, चार्ल्स मैसन को साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले। लेकिन चार्ल्स मैसन ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
चार्ल्स मैसन ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मैसन ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत के अंदर रहा करते थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो पहली बार फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन इन 1826। लेकिन इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा इसको स्पष्ट नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम बात करें कि पहली बार भारत में इसको किसके द्वारा खोजा गया था, वो था कनिंघम। पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? 1856 में इसको खोदा गया था कनिंघम के द्वारा। प्रत्यक्ष साक्ष्य जो इसके पहली बार देखने को मिले थे वो कब देखने को मिले थे? देखो, चार्ल्स मैसन ने दौरा किया था इंडिया का, तो उसने यहां पे देखा, खुदाई देखी, तो उसको पता लगा कि हाँ कोई सभ्यता रही होगी। उसे स्पष्ट नहीं था कि कौन सी सभ्यताएं हो सकती है। लेकिन उसके बाद 1856 में पहली बार कनिंघम, 1856 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रत्यक्ष खोज की, डायरेक्ट इसमें डिस्कवरी की, प्रत्यक्ष खोज की। देखो, इसने खोज करी, वो उसके पीछे लग गया, ठीक है, मेनली इसके पीछे लग गया। तो इसमें जो हम विशेष मानेंगे वो विशेष मानेंगे इस आदमी को, वो विशेष मानेंगे हम इस आदमी को, ठीक है, विशेष मानेंगे हम इस आदमी को। तो मैंने बताया प्रत्यक्ष खोज की। तो 1856 अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट, कनिंघम डिस्कवर्ड दिस। तो पहली बार जो खोज की थी प्रत्यक्ष तौर पर वो कनिंघम ने की थी, ठीक है जी हाँ। तो यहां कनिंघम के द्वारा यहां पर खोज की गई। लेकिन याद रखना, सरकार को जो जानकारी दी है वो कनिंघम ने नहीं दी, वो बर्टन ब्रदर्स ने दी थी। सरकार को इसकी जो जानकारी है वो बर्टन ब्रदर्स ने दी थी। तो वो चीज भी आप यहां पर लिख लेंगे, बर्टन ब्रदर्स। सरकार को पहली बार जानकारी, सरकार को जानकारी, कौन सी सरकार को? ब्रिटिश सरकार को जानकारी। तो ब्रिटिश सरकार को जानकारी बर्टन ब्रदर्स ने दी थी, बर्टन बंधुओं ने दी थी, दी थी। इनको कैसे पता लगा? दरअसल वो काम चल रहा था इस चीज का, सर रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो गड्ढे खोद के वो रेल की जो है पटरियां हैं वो बिछा रहे थे। इस वजह से उन्हें पता लगा कि यार नीचे तो यार ये तो शहर के शहर निकलना है। लगे अच्छा बेटे कुछ तो मैटर है, फिर इसके मतलब जमीन के नीचे है। तो ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट बर्टन ब्रदर्स ने इसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाई। तो ये बर्टन ब्रदर्स है, बर्टन ब्रदर्स। अब जो बर्टन ब्रदर्स के द्वारा इस प्रकार की बात भेजी जाती है, अच्छा अलेक्जेंडर कनिंघम क्या एक अच्छा आदमी था? ये थोड़ा मजबूत आदमी था। अलेक्जेंडर कनिंघम की थोड़ी मैं बात बताऊं तो ये थोड़ा मजबूत ही आदमी था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? कोलकाता के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी, इसी चीज के चलते। इसके बाद 1861 में, इसी के बाद 1861 में, इसी के बाद 1860 एंड 61 में, 1860 से 61 के मध्य भारतीय पुरातात्विक विभाग की, ठीक है चलो, भारतीय पुरातात्विक विभाग की नींव रखी। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव रखी, विभाग की नींव रखी, नींव रखी गई। क्योंकि भारतीय पुरातात्विक नींव इसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहां पर नींव रखी गई। कहां पे? कलकत्ते में नींव रखी गई है, कलकत्ते में, कोलकाता। कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में नींव रखी गई, कोलकाता में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसके अंदर
प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बने। इसी वजह से इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। इसी कारण से इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, इनको कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, याद रखना। इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक इनको कहते हैं। क्या बोला भाई ने? भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक इनको कहा जाता है। तत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलो नोट करिए। अलेक्जेंडर कनिंघम था कौन? यार भारत के अंदर रिसर्चर था एक। ही वॉज अ रिसर्चर था। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर दीजिए। लेकिन इसको खोजने के प्रथम प्रयास 1921 में होते हैं, जो जॉन मार्शल के द्वारा कराए गए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम, अच्छा यहां पे एक बात थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता नहीं ढूंढ रहे हैं, इनको कुछ तो मिला है। मतलब इन्हें नहीं पता कि क्या है, सिंधु घाटी है या रावी घाटी है या जो भी है, इनको अभी कुछ मिला है लेकिन ये नहीं पता कि है क्या चीज। लेकिन 1920 में आता है कौन भला? मजबूती आदमी है जिसका नाम है जॉन मार्शल। 1920 में जॉन मार्शल के द्वारा कार्य को तेजी में लाया गया और उसके बाद यहां पर खोज होती है एग्जैक्टली इसी की। इस वाले पेज को मैं हल्का सा छोटा कर रहा हूं और इसी के नीचे इस वाली चीज को मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन ये देखो जादू वादू भी और आवे मुझे, अगर तुम हल्के में ले रहे हो। ठीक है चलिए इसमें आप लिख लेना यही चीज इंपॉर्टेंट। लिखिए 1920 और 21 के मध्य, 1920 और 21 के मध्य, 21 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता की पृथक शुरुआत की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज होना शुरू हुआ के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयास प्रारंभ हुए, ठीक है। चलिए सफल प्रयास हुए के लिए सफल प्रयास हुए तो सक्सेसफुली फाउंडेड आईवीसी साइट्स, ठीक है। सक्सेसफुली गॉट आईवीसी साइट्स। तो यहां आईवीसी साइट्स को पूर्णतः ढूंढ लिया गया 1920 और 21 के मध्य। और इस समय भारतीय पुरातत्व का जो अध्यक्ष था वो जॉन मार्शल था। इस समय एएसआई का अध्यक्ष, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल था। तो वो था जॉन मार्शल। तो नोट कर लीजिए बाबू, जॉन मार्शल था। नोट करिए जॉन मार्शल के बारे में, ठीक है। इसको नोट करिए जॉन मार्शल के बारे में, ठीक है। जब समझ में आ जाए तो बताना, अब मैं इसके विस्तार की बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो यह इस प्रकार से इंपोर्टेंट है। अब इसमें सर याद कैसे रखें, इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है? सर आपने तो खिचड़ी पका दी, क्या है सर जी? अब किसे याद रखे, किसको याद रखे? सर कमबैक ही नहीं हो पा रहा ये योगिंदर ना माने, चलो इसका कमबैक कराते हैं।
याद रखने का तरीका यह है, आपसे अगर पूछा जाए कि पहली बार साक्ष्यों को किसने खोजा, साक्ष्यों को किसने खोजा, चार्ल्स मैसन ने। पूछा जाए कि पहली बार जो मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको पहली बार प्रत्यक्ष खोज की जाती है, जिसके द्वारा एविडेंसेस प्राप्त किए जाते हैं, तो प्रत्यक्ष खोज डिस्कवर किया था इसने, नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। सरकार को जानकारी किसने दी, बर्टन ब्रदर्स ने दी थी, और 1856 में दी थी, 1856 में दी थी, 56 में दी थी। दूसरा, भारत में पुरातत्व विभाग की नींव किसने रखी है, कलकत्ता में रखी गई थी 1860 और 61 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम में रखी थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1920 और 21 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सफल प्रयास हुए थे, वो प्रयास किसने किए थे, जॉन मार्शल ने किए थे, जॉन मार्शल ने किए थे। बात आई समझ में। तो ये थोड़ा ना हल्का सा थोड़ा बोरिंग पार्ट हो सकता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये नोट आपने कर दिया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की हम बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की हम बात करते हैं, है ना बाबू, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का उल्लेखन कीजिए। अब हम इसके विस्तार का उल्लेखना करते रहे हैं, ठीक है। चलो चलिए भाई, इसके विस्तार को देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंशन अर्थात विस्तार, कि यह कहां से कहां तक फैला हुआ था। सर जी एक बात बताऊं आपको, ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था नॉर्थ में, तो आप इस तरीके से इसका विस्तार बनाएंगे, ठीक है। मांडा में फैला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ था, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं सदर्न पोर्शन के अंदर, अगर मैं बात करूंगा तो यहां दायमाबाद तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था, साउथ के अंदर दायमाबाद तक फैला हुआ था, जिसको दायमाबाद लिखते हैं, दायमाबाद तक फैला हुआ था। इधर साइड में अगर मैं बात करूं कि सर ईस्ट की तरफ वो कहां तक फैला हुआ था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, जो यूपी में आपको देखने को मिलता है। एंड यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, जो वर्तमान में सुतकांगडोर का जो पॉइंट है वहां तक, सुतकांगडोर तक फैला हुआ था। सुतकांगडोर जो आपको देखने को मिलता है वर्तमान पाकिस्तान में, सुतकांगडोर तक फैला हुआ था। ये मांदा तक फैला हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इन पॉइंटर्स पे फैला हुआ था, क्या यहां पर किसी प्रकार की कोई नदी देखने को मिलती थी, बिल्कुल देखने को मिलती थी। या चिनाब देखने को मिलती थी, चिनाब, या चिनाब रिवर आपको देखने को मिलती थी, चिनाब नदी देखने को मिलती थी। यहां आपको हिंडन नदी देखने को मिलती है, जो आज भी है, हिंडन नदी है। यहां आपको प्रवरा नदी देखने को मिलती है, प्रवरा नदी देखने को मिलती है। दरअसल ये जो प्रवरा नदी है यह गोदावरी की सहायक है, ये गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक है, सहायक क्या बाबू, ये गोदावरी की सहायक नदी आपको देखने को मिलती है। और सुतकांगडोर की अगर मैं बात करूंगा कि सुतकांगडोर किस प्रकार से है जी, सर ये सुतकांगडोर जो है इसके पास आपको दाशक नदी देखने को मिलती है, दाशक नदी आपको देखने को मिलती है, दाशक रिवर देखने को मिलती है, दाशक नदी देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं तो ऐसे लिख लो भाई इंग्लिश में, आलमगीरपुर मेरठ में है, मेरठ क्षेत्र में है ये, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसमें नोट कर देंगे, कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं आएगी। जैसे नोट हो जाए तुरंत बताइए। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा है यार, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सारे हैं, आपको इसमें भी बहुत तगड़ा मजा आएगा। आप देखना, आप मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे लिए वेब सीरीज का अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वाद आ जाएंगे। अब दैमाबाद में आपको देखने को मिलता है, कहां पर, महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में जो अहमदनगर देखते हो ना, जिसका नाम अभी संभाजी नगर कर दिया गया, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है संभाजी नगर। संभाजी नगर महाराष्ट्र में आपको दहमाबाद देखने को मिलता है, दहमाबाद आपको देखने को मिलता है, यहां कहीं देखने को मिलता है। अच्छा, इसका डिजाइन देख के आपको क्या लग रहा है? अगर मैं इसके डिजाइन को एग्जैक्टली मैं एक्सपेंडेड करूं, अगर मैं इसके डिजाइन को एग्जैक्टली एक्सपेंड करूं, तो ये कुछ इस प्रकार से फैली हुई थी। ठीक है, इसके जो पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से एक्सपेंड करूं, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका जो एरिया था वो फैला हुआ था। तो इस पॉइंट को आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे। सर ये वाला पॉइंट आप यहां जोड़ दीजिए, अरे भाई ये वाला पॉइंट सर आप यहां जोड़ दीजिए, मैं ठीक है। ये वाला पॉइंट सर आप यहां जोड़ दीजिए, मैं ठीक है। ये वाला पॉइंट आप यहां जोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट यहां जोड़ दीजिए। तो एक तरीके से इसका अगर डिजाइन की बात करोगे, तो डिजाइन आपको किस तरीके से लग रहा है, इसका जो डिजाइन है वो किस प्रकार का है? सर इसका जो शेप है वो ट्राइंगुलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्राइंगुलर सा देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं, कई बार से आकार पूछ लेते हैं तो त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलता है, या इसको डायमंड शेप भी बोला जाता है। इसका विस्तार डायमंड शेप था, एक्सपेंशन इसका विस्तार यह है, डायमंड शेप बोला जाता है, डायमंड शेप बोला जाता है, डायमंड शेप। या कई किताबों में सम बुक्स ये भी कहती हैं कि त्रिभुजाकार था, सम बुक्स ये भी कहती हैं कि ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार भुजाकार है, ट्रायंगुलर है। बट इसके लिए यार डायमंड शेप ज्यादा लग रहा है, ये डायमंड शेप मुझे ज्यादा लगता है। ठीक है जी हाँ, क्लियर जी हाँ। क्वाड्रिलेटरल बता रहा है, मैं तुम्हारा रोम्बस बना दूंगा, नोट नहीं कर रहे हो तुम? ठीक है, चल पेजियम लग रहा है, अच्छा मानोगे नहीं तो बदमाशी पे उतर गए हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं यहां जितनी भी साइट्स हैं उन सबके अंतर्गत आपको दो मुख्य टीले देखने को मिलते हैं, यानी जितने भी इसके अंदर जितनी भी साइट्स पाई गई हैं उनके अंदर दो टीलों में विभाजित है, बट धौलावीरा में 3 टीले हैं। तो याद रखना, इसके अंदर जितनी भी साइट्स पाई गई हैं, इसके अंदर जितना भी एक्सपेंशन किया गया है उसके बारे में याद रखना कि भाई एक्सपेंशन की बात तो ये रही कि जितने भी टीले इसके अंदर पाए गए हैं वो सभी 2 पोर्शंस में हैं, एक ईस्टर्न टीला और एक वेस्टर्न टीला। ठीक है, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला, बट एक मध्य टीला देखने को मिलता है जो धौलावीरा में है, याद रखना। तो एक्सपेंशन की मैं बात करूं, इसके सभी जो मुख्य शहर हैं वो 2 टीलों में विभाजित हैं। ठीक है, या चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा इसको, ये लिख लिया आपने जी हाँ। अच्छा तो मेरी बात को समझो, आज के लिए चीजें इतनी ही रहेंगी, बट मैं आपको कुछ दे रहा हूं उसके बारे में थोड़ा समझना। इसका जो एरिया है, एक कह रहा है कि सर जी इसका क्या एरिया याद रखना जरूरी है? बहुत बढ़िया बाबू, एरिया जैसी जो चीजें हैं उनको याद रखना यहां पर जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें याद रखना चाहते हो तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, लो भैया याद रख लो। बट मैं फिर कह रहा हूं मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी हाँ, इसके समाज वगैरह की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, समाज वगैरह की चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आपको कुछ ये पोर्शंस मैं आपको दे रहा हूं, इनको कृपया करके याद रख लेना। मैं खुद ही इस पर चर्चा करूंगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए दे दिए है सो दैट कि आप हल्का सा रिवाइज कर लो। तो रिवीजन पीडीएफ है आपकी, रिवीजन कर लेना। रिवीजन जब आप कल रिवीजन करके आओगे तो इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। बाकी आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगडोर, चन्हूदड़ो, रोपड़, आलमगीरपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अब सर हिंदी वालों में नहीं बताया, बहुत टेंशन मत लो। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए पीडीएफ है, घर से आप पढ़ लेना, और बाकी मैं खुद आपको इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी का कल ही पढ़ाऊंगा। इन सारे के सारे साइट्स के बारे में कल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन सारी की सारी साइट्स के बारे में कल ही पढ़ाऊंगा। ये जो है, ये चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको अफगानिस्तान में 2 ही प्लेस देखने को मिलती हैं, मुंदिगक और शोरतोगी। तो ये सब चीजें जो है आपके लिए मैं डलवा रहा हूं सो दैट कि आप देख लें, और बाकी पढ़ेंगे हम कल ही, और पढ़ेंगे इसी मेथड से जो मैं पैन मेथड यूज कर रहा हूं। कल आपके सिंधु घाटी सभ्यता के 3 से 4 शहर हो जाएंगे, परसों सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।